यदि आप चाहते हैं कि आप तक हमारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस तुरंत पहुंचते रहें, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर और लाइक करते रहें। मैं डॉक्टर महेश कौशिक आज आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। इरविंग फिशर ने यह थ्योरी दी थी और ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से एग्जाम में आता है। पहला कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना सहित व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी विद इट्स क्रिटिसिज्म्स। तो आप दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, यानी थ्योरी को भी एक्सप्लेन करेंगे और क्रिटिसिज्म्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द quantity theory of money. Then you will focus on the criticisms of the theory. The 70-80% part of your answer will be focused on the criticisms of the theory, and remaining 20-30% should be on the explanation of the theory. तो हम इसकी बात करते हैं कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या कहता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो 1566 में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जीन बोदी ने बात की थी, और उसके बाद ये डेवलप होते होते जो हम इसको आजकल हम देखते हैं वो इरविंग फिशर ने इसको मेनली डेवलप किया, और उसके बाद इसमें जो इम्प्रूवमेंट किए, चेंजेस किए, वो मिल्टन फ्रीडमैन ने किए। तो इसको मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के नाम से जानते हैं। मुद्रा परिमाण सिद्धांत अगर हिंदी में बात करें तो कहता है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो सामान्य कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, किंतु मुद्रा का अपना मूल्य उसी अनुपात में कम होता है। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट देयर इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। सो इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड देन द प्राइस लेवल विल आल्सो बी इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन, बट द वैल्यू ऑफ मनी इटसेल्फ विल डिक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी मुद्रा का अपना मूल्य उसी अनुपात में कम हो जाएगा जिस अनुपात में कीमत स्तर बढ़ा है, और कीमत स्तर उस अनुपात में बढ़ेगा जिसमें मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया गया है। उदाहरण के तौर पर बात करें अगर हम, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में अगर 1 लाख करोड़ रुपीस है क्वांटिटी ऑफ मनी, और मान लीजिए किसी भी चीज का आप कोई चॉकलेट खरीदते हैं, आपके पास वो चॉकलेट खरीदने के लिए अभी 10 रुपए रहते हैं। कल को अगर मान लीजिए कि ये 1 लाख करोड़ रुपीस से क्वांटिटी ऑफ मनी 1,50,000 करोड़ रुपीस आप मान लीजिए कि क्वांटिटी हो जाती है, यानी कि 50% इंक्रीज कर जाती है क्वांटिटी ऑफ मनी, तो प्राइस लेवल भी 50% इंक्रीज करेगा। वो कितना हो जाएगा? अब आपको वो चॉकलेट 10 रुपए के बजाय 15 रुपए में मिलेगी। इसका सीधा सा अर्थ ये है। यदि हम इसको दुगना कर देते हैं तो मान लीजिए 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपीस हो जाता है, तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, यानी अब जो चीजें हैं वो आपको दुगनी कीमत पर मिलेंगी। प्राइस लेवल विल आल्सो बी नाउ डबल। तो 10 रुपए की चॉकलेट अब आपको 20 रुपए में मिलेगी, यानी कि पहले 20 रुपीस जो इक्वल थे 2 चॉकलेट के, यानी 20 रुपए में पहले आप 2 चॉकलेट ले पाते थे, बिकॉज प्राइस लेवल वॉज 10 रुपीस पर चॉकलेट। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अब 20 रुपए में पहले 2 चॉकलेट आती थी, लेकिन अब प्राइस लेवल 20 रुपए पर चॉकलेट हो गया है, तो 20 रुपए पर चॉकलेट होने से 20 रुपए में एक ही चॉकलेट आएगी। तो 20 रुपए पहले 2 चॉकलेट के बराबर थे, अब 20 रुपए 1 चॉकलेट के बराबर हैं, अर्थात 20 रुपए की पहले वैल्यू 2 थी चॉकलेट, अब 1 रह गई, यानी आधी हो गई। तो 20 रुपए की अपना जो मूल्य था, द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ मनी itself is now just half, because the price level is double. And why the price level is double? Because now the quantity of money in the economy is double. तो ये एक साधारण शब्दों में हम इस सिद्धांत को इस तरह से समझ सकते हैं। इसके लिए इरविंग फिशर ने एक अपने इक्वेशन दी है जिसको उन्होंने कहा कि MV is equal to PT, जिसमें M यानी क्वांटिटी ऑफ मनी है, जिसको हम मेजर करते हैं M प्लस, बाद में उन्होंने M डैश भी इसके अंदर जोड़ा, M डैश यानी क्रेडिट मनी को इसके अंदर शामिल किया। और जब तक क्रेडिट मनी को शामिल नहीं किया था, M का मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी से था, नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, एंड द V फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा का प्रचलन वेग। प्रचलन वेग या वेलोसिटी से मतलब है कि
हाउ मैनी ट्रांजेक्शंस आर कंप्लीटेड बाय द यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ मनी इन एन ईयर। एक साल में एक इकाई से मुद्रा की आप कितने सौदे संपन्न करते हैं ना, कितनी बार उसका उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि अगर मान लीजिए 1 रुपया आपने दिया और एक टॉफी खरीदी, दुकानदार ने वो 1 रुपया कहीं और देकर कुछ और खरीदा, जिसको दिया उसने कुछ और खरीदा, इस तरह से उस 1 रुपये का उपयोग पूरे वर्ष के अंदर मान लीजिए 100 बार लेन देन के लिए हुआ, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ मनी जो होगी वो 100 होगी। कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव यूज्ड, हाउ मेनी टाइम्स a unit of currency is used for transactions in an year, that is the velocity of money। वो मुद्रा का प्रचलन वेग है और इसको भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कांस्टेंट माना गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन भी है इस थ्योरी की, जिसको हम आगे बात भी करेंगे इसके बारे में। इसी के साथ आगे है MV इज इक्वल टू PT, P फॉर प्राइस लेवल, कीमत स्तर क्या है इकोनॉमी के अंदर, एंड T फॉर ट्रांजेक्शंस, कितने ट्रांजेक्शंस होते हैं, जिसको उन्होंने बाद में Y से भी डिनोट किया है कि क्या जो गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन है, आउटपुट है, उसी से भी बात की है। तो MV इज इक्वल टू PT, या इसको उन्होंने बाद में Y से बात की तो MV इज इक्वल टू PY, और जब इसमें क्रेडिट मनी को इंक्लूड किया तो ये MV प्लस M-V- और ऐड हो गया। M- डिनोट्स करता है आपका क्रेडिट मनी को और V- है उसकी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। जिस तरह से वेलोसिटी ऑफ मनी होता है उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी होता है। तो ये इक्वेशन है, तो P इज इक्वल टू MV प्लस M-V- अपॉन Y, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसको हमें डायग्राम से समझाना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यदि क्वांटिटी ऑफ मनी OM1 से बढ़कर OM2 हो जाती है, देन प्राइस लेवल आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम OP1 टू OP2, यानी कि वह भी कीमत स्तर भी OP1 से बढ़कर OP2 हो जाता है। देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, which is shown by the upward sloping 45-degree line, and the value of money and the price level or the quantity of money are inversely related. If the quantity of money is increased, then the value of money itself decreases. Downward sloping line से हमने इसको शो किया है 1/P। यदि मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में OQ रहती है तो की मुद्रा का अपना मूल्य 1/P है, और यदि मुद्रा की मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है तो इस स्थिति में मुद्रा का अपना मूल्य 1/P से घटकर 1/P1 हो जाता है। So if the quantity of money increases from OQ to OQ1, then the value of money itself decreases from 1/P to 1/P1. So these are the diagrams which should be used to explain this theory. कुछ assumptions हैं, जैसे V और V- दोनों को कांस्टेंट माना गया है, यानी चाहे वेलोसिटी वो मनी हो या वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी है, बोथ आर रिमेन कांस्टेंट, दोनों स्थिर रहती हैं, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट के एजम्पशंस को लेकर चले हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहता है। तीसरी एजम्पशन है कि कांस्टेंट रेट ट्रांजैक्शंस रहते हैं, जिनको Y से या T से डिनोट किया गया है, कि पूरे वर्ष में जितने लेन देन ट्रांजैक्शंस होते हैं वो संख्या बार बार हर वर्ष बदलती नहीं है, स्थिर रहेगी। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट एक और एजम्पशन है कि देयर इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन M एंड M- की मुद्रा की मात्रा और साख मुद्रा की मात्रा के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर इकोनॉमी में मनी 1 लाख है और उनके बीच में रेशो 1:3 का है तो क्रेडिट मनी 3 लाख होगी, और यदि मान लीजिए कि 1 लाख के बजाय 10 लाख करोड़ रुपीस इकोनॉमी में मनी है तो क्रेडिट मनी 30 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगी, यानी कि उसका 3 गुना है, तो वो 3 टाइम्स ही उसका रेशो जो प्रोपोर्शन है दोनों के बीच का वो स्थिर यानी कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म्स की बात करें तो थ्योरी की बहुत सारी और इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म्स हैं। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि देयर आर अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, अवास्तविक मान्यताएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के इस थ्योरी में चला गया है जो कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, V और V- और Y इन सबको कांस्टेंट ले लिया है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में वी नो दैट all these things means the velocity of money or the velocity of credit money or the transactions cannot be constant, कभी ये स्थिर नहीं हो सकते हैं।
कि 1 रुपया कितनी सौदे संपन्न करता है, ये हमेशा स्थिर रहे, ये कभी हो नहीं सकता है। इसी तरह से कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, ये हमेशा कांस्टेंट रहे, ये भी कभी नहीं हो सकता है। तो देयर आर अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। एक है कि सिंपल ट्रूइज्म है ये, और इसलिए कोई कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं देता है। एक साधारण सच्चाई है जिसको सब जानते हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा खरीदने के लिए, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। और अगर प्रोडक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको हम वाई से डिनोट किया है, या गुड्स और सर्विसेज की जो क्वांटिटी है वाई उसको कांस्टेंट मान लिया गया है, तो इसलिए जब आप जिस रेशो में मनी को इंक्रीज करेंगे उस रेशो में प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। इसको एक साधारण सच्चाई बताया गया है। ये बताया कि सिंपल ट्रूइज्म है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन नॉलेज, एनीथिंग इन इकोनॉमिक्स, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। इसी तरह से वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट माना गया है। ये माना गया कि इनका कोई एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, बट वी नो दैट इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल दीज वेरिएबल्स अफेक्ट ईच अदर। सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये हम सब जानते हैं। इसी तरह से ये वन साइडेड थ्योरी होने का भी इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म है कि इट emphasizes only on the supply of money, it ignores the importance of the demand of money। ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि इसलिए यहाँ पर केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन हम जानते हैं कि आजकल के टाइम में स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ मनी। मुद्रा के संचय का जो कार्य है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर इस थ्योरी में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये माना गया है कि जितना पैसा लोग कमाते हैं उसको वस्तुओं सेवाओं को खरीदने पर खर्च कर देते हैं। दे डू नॉट स्टोर एनी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। ये कहा गया है कि P इज द पैसिव फैक्टर इन दिस थ्योरी। इट इज assumed, but in practical life we know that the P is not the passive factor। ये एक एक्टिव फैक्टर है। हम जानते हैं कि कीमत स्तर भी सब चीजों को प्रभावित करता है, लेकिन थ्योरी में ये माना गया है कि P पैसिव फैक्टर है, उस पर प्रभाव पड़ता है मुद्रा की मात्रा का, किंतु वह किसी को प्रभावित नहीं करता है। एक और इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द ट्रेड साइकिल्स। व्यापार चक्रों को नहीं व्याख्या कर पाता कि why inflation comes from recession and recession comes from inflation, कि क्यों स्फीति के बाद अविस्फीति या विस्फीति के बाद स्फीति आती है। इसकी व्याख्या करने में यह सिद्धांत असफल रहता है। Another important criticism is that it ignores the importance of the rate of interest. Rate of interest also plays very important role, especially according to J.M. Keynes, but it is completely ignored in this theory। पूरी तरह से इस सिद्धांत में ब्याज की दर की अवहेलना कर दी गई है, उसे भुला दिया गया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन केन्स जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि जितना भी परिवर्तन होता है वह ब्याज की दर के माध्यम से होता है। जब मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसका पहला प्रभाव ब्याज की दर पर ही आता है, और ब्याज की दर फिर आगे अन्य चीजों को प्रभावित करती है। इसी तरह से ये मान लिया गया है कि जो वेलोसिटी है उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ वी नो दैट इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ मनी। आसान नहीं है मुद्रा के प्रचलन वेग को मापना, लेकिन इसमें उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स। जो भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं यानी गैर मौद्रिक तत्व, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बट व्यवहारिक जीवन में हम जानते हैं कि जो गैर मौद्रिक तत्व हैं जैसे राजनीतिक दशाएं, सामाजिक दशाएं, उपभोक्ता की अपनी मनोदशा, psychology of the consumers, political conditions, so all these factors, these are non-monetary factors but also affect all the economic activities in the economy and resultant price level also is affected। तो कीमत स्तर इन सब चीजों से भी प्रभावित होता है। हम सब जानते हैं, जैसे कि आजकल लॉकडाउन का समय आप देख रहे हैं कि कितने परिवर्तन हुए हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब लोगों की मनोदशा कुछ और थी। लोग 20 रुपए का आलू 50 या 60 या 70 रुपए किलो में खरीद रहे थे, सामान के पीछे भाग रहे थे। और अभी जब हम देख रहे हैं लॉकडाउन है, डिमांड एकदम से कम हो गई है, सप्लाई उतनी बनी हुई है, तो प्राइस लेवल बहुत गिर गया है। इस सब में क्वांटिटी ऑफ मनी का रोल नहीं है। ये सब जो कंडीशंस हैं इकोनॉमी की, अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट्स हैं, उसके कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों पर इस थ्योरी में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रिटिसिजम्स। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन विद द क्रिटिसिज्म एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। तो यदि दोनों बातें पूछी जाती हैं तो आप मान लीजिए आंसर देते हैं 20 मार्क्स में, तो आपको दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। यदि आपको आता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी, तो यू विल एक्सप्लेन criticisms especially, so the focus should be on criticism। So we hope that it will definitely help you to understand this concept or theory।
And if you have still some doubt or suggestions, please write in comment box, so it will help us to improve our next video, which will be think that we think that which will be more helpful to you. Thank you once again. Thank you.